सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडों के गुणधर्म के बारे में। कोलाइडों के गुणधर्म के बारे में आज हमारे घर के बगल में जो है एक नए घर का निर्माण हो रहा है, तो शायद आप लोगों को आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को कंसंट्रेट होकर ये पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे कोलाइडों के गुणधर्म के बारे में, और इससे पहले हमने जाना कि किस प्रकार से कोलाइड बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से उनका शोधन किया जाता है। आज हमें पढ़ना है कोलाइड के गुणधर्म के बारे में, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम जो है ये आप लोगों को बता देते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आपको पढ़नी होगी। एक तो पढ़ना होगा कोलाइडों का आकार, कोलाइडों के कणों का आकार। फिर आपको पढ़ना है जो है कोलाइडों के अंदर उपस्थित प्रावस्था। इसके बाद आपको पढ़ना है विसरण दर, कोलाइडों की विसरण दर। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है अणुसंख्यक प्रभाव, अणुसंख्यक गुणधर्म पर प्रभाव। और इसके बाद आपको पढ़ना है कोलाइडों के आयन, कोलाइडों के आयनिक प्रवृत्ति। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्राउनी गति। नंबर 7 आपको पढ़ना है टिंडल प्रभाव। और नंबर 8 पे आपको पढ़ना है स्कंदन। और इसके बाद आपको नंबर 9 पढ़ना है आपको जो है रक्षण। तो इतने सारे कोलाइडों के गुणधर्म आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर 6, 7, 8 और 9 है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं कह दूं तो कोलाइडों के आयनिक प्रवृत्ति को लेते हुए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये गुणधर्म आपकी मेरे ख्याल से 3 क्लास तक चलेगी, जिसमें से पहली क्लास में हम आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ा देंगे। छठी क्लास में आपको ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब दूसरी क्लास में ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव 2 हेडिंग रहेगी, और तीसरी हेडिंग केवल स्कंदन के लिए रहेगी, और चौथी हेडिंग केवल रक्षण के लिए रहेगी। क्योंकि स्कंदन के अंदर आपको हार्डी-सुलजे का नियम भी पढ़ना होगा, आपको ऊर्णन मान भी पढ़ना होगा, और रक्षण के अंदर आपको जो है स्वर्ण संख्या भी पढ़ना होगा, यानी स्वर्ण गोल्ड नंबर पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आपकी हेडिंग किस प्रकार बनेगी, इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता है कि कोलाइडों के कणों का आकार। अगर हम इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोलाइडों के कणों का आकार, तो आप लिखेंगे कि कोलाइडों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, या फिर आप लिखेंगे 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, या फिर आप लिखेंगे जो है 10 की घात माइनस 4 माफ करिएगा 7 सेंटीमीटर से 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ये 3 प्रकार के थ्योरी मिलते हैं हमें किताबों में। अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है प्रयोग किया गया है। हाँ, एक और है कि कहीं कहीं किताबों में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का ही रेंज दिया गया है। तो जिस तरीके से भी आपको बता रहा हूँ, हम तो भाई सभी बता रहे हैं कि इस तरीके की अवधारणा, या हम इसमें क्या लिखेंगे कोलाइडों का की कणों का आकार, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अलग अलग विशेषज्ञों का मानना है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्न 4 प्रारूपों में हो सकता है। तो ये निम्न 4 प्रारूप है, जिसके अंतर्गत अगर किसी के कणों का आकार आ गया तो उसे कोलाइड माना जाएगा। एक तो ये हो गया। नंबर 2 आएंगे कोलाइडों के अंदर उपस्थित प्रावस्था।
तो प्रावस्था इसमें दो प्रकार की होती है। पहली तो हम ये बताएंगे कि ये विषमांगी मिश्रण दर्शाता है या विषमांगी प्रावस्था होता है। कोलाइड एक विषमांगी प्रावस्था है जिसके भीतर दो प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा हम देखेंगे जो है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। कहने का बात यह है कि परिक्षेपित प्रावस्था वह अवस्था है जिसमें कणों का आकार जो है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाकर विलयन तैयार करते हैं तो उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाता है, जिसके कारण वो कोलाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी दो अवस्थाएं, एक विषमांगी निकाय है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो है परिक्षेपित प्रावस्था अलग होता है, परिक्षेपण माध्यम अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से घुल मिल नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से घुल मिल नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने आपको बताना पड़े तो हम आपको बताएंगे कि अगर जो दूध का पाउडर आता है, दूध पाउडर, अगर इस दूध पाउडर में हम जब जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो हमें दूधिया रंग का यानी कि सफेद रंग का जो है विलयन तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से घुल मिल चुका है, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इसके एक पार्ट को हम देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि नहीं, इसमें पाउडर जो है विसरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं। पाउडर के कण हमें जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जबकि अगर वास्तविक विलयन जैसे NaCl और जल का मिश्रण लिया जाए तो इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये तो थी इसकी प्रावस्थाओं के बारे में। अगला बात करते हैं कोलाइडों की विसरण दर। तो अगर हम जो है अर्ध पारगम झिल्ली, यानी अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो कोलाइडों के विसरण दर, यानी अगर हम अर्ध पारगम झिल्ली का प्रयोग करें तो यह देखेंगे कि कोलाइडों की विसरण दर वास्तविक विलयनों के विसरण दर से अधिक किंतु निलंबन के विसरण दर से कम होती है, यानी मध्य में होती है। इनका विसरण दर काफ़ी धीमा होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है, ये समझना होगा। यानी कि इनका जो विसरण दर है अर्ध पारगम्य झिल्ली के सापेक्ष वास्तविक विलयन से क्या होगा, वास्तविक विलयन से अधिक होगा। किसका, कोलाइडों का होगा। और निलंबन से क्या होगा, कम होगा, निलंबन से कम होगा। तो ये हमें समझना है कि कोलाइडों की विसरण दर वास्तविक विलयन से अधिक किंतु निलंबन से कम होगी। नंबर 4 टॉपिक पर आते हैं, तो अणु संख्या गुणधर्म पर प्रभाव। तो अणु संख्या गुणधर्म जैसा कि हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है परासरण दाब, एक होता है वाष्प दाब में अवनमन, एक होता है आपका जो है क्वथनांक में उन्नयन, और एक होता है हिमांक में अवनमन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अणु संख्या गुणधर्म डिपेंड करता है किस पे, अणुओं की संख्या पर। किस पे, अणुओं की संख्या पर। यानी कि वो विलयन जिनमें अणुओं की संख्या अधिक होगी उनका जो है अणु संख्या गुणधर्म भी क्या होगा, अधिक होगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अब एक लॉजिकली तरीके से अगर हम बात करना चाहें, हमारे पास 2 पात्र है, दोनों पात्रों में सांद्रताएं समान हैं, यानी इसकी सांद्रता भी और इसकी सांद्रता एक दूसरे के क्या है, समान है। सांद्रता के हिसाब से ये दोनों क्या है, समान है। एक में NaCl का विलयन है, यानी जलीय विलयन है, और एक में जो है किसका जलीय विलयन हम ले सकते हैं, जैसे दूध है, दूध का जलीय विलयन है या दूध है। दोनों की यदि सांद्रताएं समान हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, या फिर अगर हम एक NaCl को लेके ना करें चर्चा, A को लेके चले, ये A है और इसकी सांद्रताएं इसमें समान है और इसकी सांद्रताएं इसमें भी समान है। तो अगर ये कोलाइड, ये B है आपका जो है, और अगर ये कोलाइड विलयन बना रहा है तो आपको थोड़ा सा समझना ये होगा
कि इनके अणुओं की संख्या, क्योंकि देखिए कोलाइडी कण अगर सांद्रताएं समान हो हैं तो निश्चित रूप से मोलों की संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। मोलों की संख्याएं समान होंगी, लेकिन कणों का आकार जो कई, जैसे अगर हम बात करें कि वास्तविक विलयन है, इनके छोटे छोटे कण होंगे और इन्हीं में बड़े बड़े कण होंगे कोलाइडों के लिए। अगर ये कोलाइड है तो इनके बड़े बड़े कण होंगे, अगर ये वास्तविक विलयन है तो इनके छोटे छोटे कण होंगे। इन दोनों की जो कैपेबिलिटी है वो दोनों क्या है, समान है, यानी कि रेंज समान है। अब हुआ क्या कि इसके कुछ कण आपस में जुड़ के एक बड़ा कण बनाए होंगे, यानी जैसे दो कण आपस में जुड़ के एक बड़ा कण बनाए होंगे, दो कण आपस में जुड़ के एक बड़ा कण बनाए होंगे या 3-4 कण। तो अगर हम करें कि इसकी जो अणुओं की संख्या है ये कम है, इसकी अणुओं की संख्या क्या है, अधिक है, माफ करिएगा, इसकी अणुओं की संख्या अधिक है और इसके अणुओं की संख्या क्या है, कम है। अब अणुओं की संख्याएं कम हो गई इसमें और अणुओं की संख्या अधिक हो गई इसमें, तो यहां से ये तात्पर्य निकल के आ रहा है कि अणु संख्या गुणधर्म का प्रभाव जो है वास्तविक विलयन की अपेक्षा कोलाइडी विलयनों का अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें अणुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल आया कि कोलाइडों का जो है, कोलाइडों का जो अणु संख्या गुणधर्म है वो वास्तविक विलयन से क्या होता है, वास्तविक विलयन से कम होता है। ये हमें बात निकल के सामने आई कि अणुओं की संख्या कम होने के कारण, वास्तविक विलयन के सापेक्ष अणुओं की संख्या कम होने के कारण कोलाइडों का अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, कम होता है। इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं, वास्तविक विलयन के सापेक्ष देख रहे हैं। तो ये तो था हमारा अणु संख्या गुणधर्म के प्रभाव तक हेडिंग। अब हमारा नंबर 5 जो आता है कोलाइडों का आयनिक प्रवृत्ति। ये कोलाइडों का आयनिक प्रवृत्ति आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। और यहाँ पे आप जो है इसी कोलाइडों के आयनिक प्रवृत्ति, कोलाइडों, यहाँ स्याही भी हमारी खत्म हो रही है, कोलाइडों के आयनिक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इससे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि पेप्टीकरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म, ये भी हम बात करें पेप्टीकरण की क्रिया विधि। जैसे कोलाइड, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक कोलाइड होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक कोलाइड होता है। अब ये होता किस प्रकार से है, तो जैसे कि हम पेप्टीकरण में पढ़े थे कि अगर आपको कोई ताजा अवक्षेप मिल जाए, जैसे हमें ये ताजा अवक्षेप मिल गया और हमने इसे रख दिया, अब इसमें कोई परिक्षेपण माध्यम हमने क्या प्रवेश करा दिया, जल। और जल के साथ यदि एक, जैसे ये हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा ताजा अवक्षेप FeOH का क्या है, होल थ्राइज है, सपोज FeOH का होल थ्राइज है। अब हमने तो जल तो मिला दिया, लेकिन एक पेप्टी कारक भी हमें मिलाना होगा, तो हमने पेप्टी कारक में क्या मिला दिया, हमने पेप्टी कारक में मिला दिया FeCl3, वेरी गुड। तो जैसे ही हम इसको बंद करके थोड़ा सा जो है इसे घोलते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, FeCl3 के प्रभाव के कारण FeOH का होल थ्राइड जल में क्या बना लेता है, कोलाइड मिश्रण बना लेता है। क्या बना लेता है, कोलाइड मिश्रण। अब ये होता किस प्रकार से है, तो देखिए FeOH का होल थ्राइड एक्चुअली में FeCl3 पहले टूटता है किसमें, Fe++++ 3Cl-। अब सोचिए ये अवक्षेप था, अवक्षेपण था, बड़े बड़े कण थे इसके, मान लेते हैं ये बड़ा बड़ा कण था इसका, किसका, FeOH का होल थ्राइस। लेकिन अब Fe3+ इसके प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा और इसके चारों तरफ Fe3+ क्या हो जाएगा, आके एकत्रित हो जाएगा। Fe3+ क्या होगा, आके एकत्रित हो जाएगा। अब इस Fe3+ के आकर्षण प्रभाव के कारण ये कण जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी ये कण क्या होगा, टूटेगा। अब कितना टूटेगा, इतना टूटेगा जितना इस कण के चारों तरफ Fe3+ ने आकर अटैक किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ जो है 5 Fe3+ ने अटैक किया, तो ये 5 समान भागों में टूट जाएगा। अब इसके चारों तरफ Fe3+ का क्या आ गया, Fe3+ का आ गया, Fe3+ इसमें भी आ गया और Fe3+ इसमें भी आ गया।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैसे पता कि इसके चारों तरफ 5 ही Fe3+ होगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये अवक्षेप जितने FeOH के होल थ्राइस से मिलके बना होगा उतने ही Fe3+ इसके चारों तरफ अटैक करेंगे। यानी इसका मतलब है ये 5 FeOH का होल थ्राइस से बना था, इसके चारों तरफ 5 Fe3+ ने अटैक किया। आकर्षण प्रभाव के कारण ये डिस्ट्रॉय हुआ। डिस्ट्रॉय होने के कारण इसी परिक्षेपण माध्यम में कोलाइड के रेंज में आ गया और इसके चारों तरफ Fe3+ आ गया है। तो यानी कि यहाँ से हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ कि FeOH का होल थ्राइस Fe3+ ये कोलाइड होगा। ये जो हमारा कोलाइड है ये कोलाइड होगा। अब चूंकि जो 3Cl- था ये 3Cl- भी इस परिक्षेपण माध्यम है और वो माइनस होने के कारण किस पर अटैक करेगा, प्लस पर अटैक करेगा। और यहां से हम देखेंगे कि 3Cl- भी इस पर आ चुका होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगा, 3Cl- भी यहाँ पे आ चुका होगा। अब इस 3Cl- को हमने समझा जो है कि आके इससे अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होने के कारण चूंकि हम यहाँ पे आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि ये प्लस और माइनस के अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे एक विभव उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा। ये विभव हमारा क्या कहलाएगा, जीटा विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीटा विभव या जीटा प्रभाव कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जीटा विभव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। फिर से हम समझ लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं हमारा कोई कोलाइड है, ये कोलाइड है और ये कोलाइड किसका है, FeOH का होल थ्राइस है। क्या है, FeOH का होल थ्राइस है। अब इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, Fe3+ आ जाएगा, Fe3+ आ जाएगा, Fe3+ आ जाएगा। कितने आएंगे ये मैंने बता दिया, जितने से FeOH का होल थ्राइस बना होगा। Fe3+ आ गया। अब Fe3+ आने के कारण जो Cl- टूटा था वो भी आके अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी एक Fe3+ से 3 Cl- आने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमने जो है Cl- बनाना शुरू कर दिया है। Cl- यहाँ से भी हमने Cl- और Cl- बनाया। यहाँ भी Cl-, 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 Cl- और Cl-, यहाँ भी Cl-, Cl- और Cl-। तो इस तरीके से जो हमने ये बनाया है, ये एक इस तरीके से हुआ कि चलिए ये कोलाइड है, इसके चारों तरफ प्लस आ गया। अब इसको कवर करता हुआ कौन आ गया, इसके चारों तरफ माइनस आ गए हैं। और इस प्लस और माइनस के प्रभाव से एक विभव उत्पन्न होगा। विभव उत्पन्न होगा और इसी विभव को जीटा विभव के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। ये हमारा जीटा विभव कहलाएगा और ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, जीटा प्रभाव कहलाएगी। ये बात आपको समझना है। तो ये था कोलाइडों के आयनन की प्रवृत्ति। अब चूंकि यहाँ पे कोलाइड हमारा कौन है, कैसा है, धनावेशित कोलाइड है। देख लेते हैं अगर ऋणावेशित कोलाइड हुआ तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक कण एक में पात्र में लिया AgI ले लिया। चलिए अब हमने इसमें क्या मिलाया, जल मिलाया। अब हमें क्या बनाना है, हम इसमें मिला दिए एक और वैद्युत अपघट्य Ki। अब Ki वैद्युत अपघट्य मिला दिया हमने और इसको हम एकत्रित कर। तो देखा हमने AgI के प्रभाव के कारण जो इसका सम आयन होगा वह इसके चारों तरफ क्या होगा, एकत्रित होगा। अब AgI से I- आ गया और ये क्या हो गया, ऋणात्मक क्या बन गया, कोलाइड बन गया, ऋणात्मक कोलाइड। अब ऋणात्मक कोलाइड के चारों तरफ कौन आएगा, K+, यानी इसके चारों तरफ आएगा AgI इंटू I- इंटू K+, ये आ जाएगा। और ये यहाँ से जो विभव उत्पन्न होगा वही विभव हमारा क्या कहलाएगा, जीटा विभव कहलाएगा। वो प्रभाव क्या कहलाएगा, जीटा प्रभाव कहलाएगा। कैसे हुआ होगा, AgI का जो कण था इसके चारों तरफ, मान लेते हैं ये AgI था और इसके चारों तरफ कौन आ गया, I- आ गया। I- ने कवर किया। अब इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, K+ आ जाएगा, K+। और इस K+ में आके जो प्लस और माइनस के इफेक्ट से जो विभव क्रिएट किया उसी को हम जीटा विभव और जीटा प्रभाव कहेंगे। तो इस तरीके का रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा।
तो ये तो था हमारा, इसे हम कोलाइडो के आयनिक प्रवृत्ति की अवधारणा भी कह सकते हैं या व्यक्तीकरण की क्रियाविधि भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।